हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। भाई आपने भी बहुत लोग के मुंह से सुना होगा भाई जो क्लास 10th में एक चैप्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। ये चैप्टर बहुत हार्ड है। मैंने पढ़ा था, मेरे को इतना हार्ड लगा था कि मैं एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आया था। ये चैप्टर बहुत हार्ड है। अगर ये आपसे कोई कहता है तो भाई कहना कि अरे यार तुम किस टीचर से पढ़े थे, तुमने कभी मन लगा के पढ़ा नहीं था। अभी वो जो भी आपसे कहा है अभी उन लोगों को पता नहीं क्यों। देखो भाई, ये जो क्लास 10th का सिलेबस है, 10th का सिलेबस में कहीं भी जाएंगे आपका 10th का मार्कशीट मांगता है कि आप 10th में कितना परसेंट लाए थे। अगर आप कुछ IIT JEE का सपना अगर आप रखते हैं, मतलब आप सोचते हो कि IIT JEE क्या होता है ना भाई, ये खुद तैयारी होता है जिसके अंदर जैसे कि आप इस समय कहाँ जाते हैं, भैया मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाते हैं ना, या तो किस कोई भी अगर आप कोई कुछ कोर्स खरीदे होंगे तो कोर्स आपको मिलता होगा 2500 3000 4000 5000 के सब कोर्स मिलता है ना। और ये सब जो JEE मेंस ये सब कर लेते हैं उन लोगों को बहुत सस्ता सस्ता कोर्स मिल जाता है। जैसे मान लो जो इतना करोड़ों रुपया लग रहा है उसमें सस्ता हो जाएगा और उसमें तुम्हारा नौकरी फिक्स्ड हो जाएगा। उसमें जैसे तुम्हें पैकेज मिलता है, तुम्हें 10 करोड़ रुपए का पैकेज, वो भी मतलब पैकेज क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मान लो मैंने बहुत बड़ा कंपनी खोल दिया जिसका नाम है SK, कंपनी का नाम है SK। इसके अंदर मैं बहुत लोगों को लेके काम करूंगा। उसमें मान लो कोई आपने अच्छा सा डिग्री ले लिया, जैसे JEE मेन का आप अच्छा डिग्री ले लिए, कॉलेज ले लिए। मैं उसमें से कहूँगा अच्छा तुम भाई बहुत अच्छा पढ़ते थे, तुम्हारा मैं परसेंटेज देख रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारा अच्छा है, चलो मैं तुम्हें अपने जॉब पे लेता हूँ। क्या तुम लेना चाहोगे 4 करोड़ रुपए पैकेज। तो मतलब तुम्हें साल में 4 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, इसको कहते हैं पैकेज, ये सब ना। तो जो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हार्ड है, भाई थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड के रिलेटेड है, बोर्ड में थोड़ा हार्ड आता ही है। लेकिन मैं टेंशन मत लो, लेकिन मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मेरे चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी। पहले जाने की इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अब भाई कहोगे कि भैया शुरुआत से बताओ यार, आपने थंबनेल लेके आया है लेक्चर नंबर 1 2 3, तो ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, लेक्चर नंबर 3। अरे हट, हाँ। अब कोई भैया लेक्चर नंबर 1 कहाँ है, लेक्चर नंबर 2 कहाँ है, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देखो यार, लेक्चर नंबर 1 कहाँ है, मेरा लेक्चर नंबर 2 कहाँ है, वहाँ पे जाके देखोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। अब पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर लेक्चर नंबर 2 देखो, फिर लेक्चर नंबर 3 आके देखोगे तब एकदम अच्छे से समझ आएगा ना। और हाँ, अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देखना चाहते हैं तो जो लास्ट वाला जहाँ से मैं रजिस्टेंस लिखवाया था वहाँ से वीडियो को पूरा स्किप कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने ये पढ़ाया ही नहीं है, बस वहाँ पे 5 मिनट टाइम अपना मैंने ऐसे वेस्ट किया है ना। हाँ तो चलो इसमें एकदम अच्छे से बताते हैं। और भाई यहाँ से आज मैं पूरे सिलेबस को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा। फिर कल मैं 1 शॉट लेके आने वाला हूँ, फिर उसके अगले दिन मैं एकदम रैपिड रिवीजन लेके आने वाला हूँ। ओके। तो पहले ये हम लोग इसके अंदर जानेंगे रजिस्टेंस। भैया कहोगे भैया शुरुआत से बताओ यार, अगर आप लेक्चर नंबर 3 से सीधा हिल के आ रहे हैं, मुझे सच में मैं कह रहा हूँ प्लीज एकदम नहीं समझ आएगा। प्लीज मेरे जाके आप लेक्चर नंबर 1 देखो, 2 देखो, तब 3 देखना, नहीं समझ आ जाएगा यार, समझ आएगा ही नहीं आपको ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था ये सब इलेक्ट्रिसिटी ये सब क्या होता है, तो मैंने बताया था द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ये सब इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके अंदर मैंने कुछ वोल्टेज के बारे में बताया था, वोल्टेज जैसे कि एममीटर ये सब क्या होता है, तो मैंने बताया था जो आपकी वोल्टेज जैसे करंट के नापने के लिए ये सब एममीटर ये सब लगता है ना। तो उसके अंदर मतलब उसके बाद मैंने एक और टॉपिक बताना स्टार्ट किया था, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ना। हाँ पहले हम लोग जानेंगे रजिस्टेंस किसे कहते हैं। रजिस्टेंस का मतलब बस आप इतना समझो, जैसे कि मान लेते हैं ये है मेरा वायर, ओके। अब ये वायर और वायर के अंदर बहुत सारे करंट जाएगा, और चाहो तो मैं वायर मतलब ये है वायर, अगर मैं वायर को पतला कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, और यहाँ से भी अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मेरा जो करंट है ये बहुत धीरे धीरे जाएगा। क्योंकि मान लो यहाँ से इतना करंट जा रहा है, तो जाने के बाद फिर यहाँ पे इतना ही कम है ना, इसको एक आँख से जाना पड़ रहा है। यहाँ से तो बहुत सारा है आ रहा है, लेकिन इसको एक आँख को जाना पड़ रहा है, फिर एक आँख को जाने के बाद फिर से हो गया। तो ये सब मेरा क्या है भैया, क्या है, तो ये सब मेरा रेजिस्टेंस का है। मतलब मैंने एकदम बहुत शॉर्ट में बताया था, लेकिन चलो इसमें डीप में बात करते हैं। देखो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन क्या कहता है,
इसको क्या बोल, देखो मैं इसको पढ़ता हूँ रेजिस्टेंस, और बट मेरे को सब पता है इसकी गलत लिखा है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ना। और रेजिस्टेंस का अब डेफिनेशन स्टार्ट हो गया है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये को प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है भैया। देखो मैंने लेक्चर मैं अब तक साइंस में चाहे जितना पढ़ा रहा हूँ, मैं एक ही बात बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी का मतलब समझ जाएगा। जैसे मेरे अंदर प्रॉपर्टी है देखने का, सुनने का, डांस करने का, और हो हे। तो मैं कूदने का, कूद तो ये सब मेरे अंदर प्रॉपर्टी है, कूदने का, डांस करने का, ये सब मेरे अंदर प्रॉपर्टी है ना। ऐसे ये जो रेजिस्टेंस है ये एक प्रॉपर्टी है किसका, कंडक्टर का है। कंडक्टर, भाई कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का मतलब बस आप इतना जानो, मैं आपको फिर से वो डायग्राम बनाना चाहता हूँ। सोच लो कि ये है आपका यहाँ पे मान लेते हैं मेरा बैटरी, सॉरी ये है मेरा बत्ती, जो आपके घर में लगा है बत्ती, और यहाँ से कोई वायर है, यहाँ पे मेरा है स्विच मतलब बटन है, और यहाँ से जाके मेरा ऐड हो गया, यहाँ पे मेरा है बैटरी। ये सब पूरे जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, कहाँ गए, इसको बोलते हैं कंडक्टर्स। समझ गया भैया। अब देखो क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब ये अपोज का मतलब क्या, तो पहले अपोज का मतलब जानोगे तभी तो क्लास भी एकदम अच्छे से समझोगे ना भाई। रुको एक सेकेंड, हाँ तुम्हें पता है मैं क्यों बार बार पीछे आ रहा हूँ, मैं इस वीडियो को ना भाई 4K 120 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4K फिर 120 FPS। सोचो ये मोबाइल मेरा किसका है, कैमरा इतना क्वालिटी का है नहीं, बट एक ऐप है ओपन कैमरा नाम से एक ऐप है, इसमें आप 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वही मैं 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए पीछे देख रहा हूँ कितना अच्छा रहा है। तो भाई लेकिन 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करने के बाद पता है क्या हो रहा है, मैं अगर इसमें बस 20 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा 12 GB का बन जा रहा है, सोचो। लेकिन ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि मेरे मोबाइल में इतना सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ। अगर मैं वीडियो अगर एडिट करके डालूंगा ना, वहाँ पे थोड़ा पिक्सल कम हो जाता है, क्लियर कम हो जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं यहीं से 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ ना। अरे भैया आप तो पढ़ा रहे थे, कहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर दिया, अरे यार चलो पढ़ो। देखो मैं क्या बता रहा था, अपोज के बारे में। पहले अपोज के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखो अपोज का सीधा सीधा मतलब होता है रुकावट, डिस्टर्ब होना। अब भैया क्या, जैसे यहाँ से मेरा करंट एकदम अच्छे जा रहा था, जाने दो ना जाने दो, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ मेरा अपोज हो गया। अब ये क्यों पतला हो गया, इसको भी मोटा रहना चाहिए ना, इसको भी ऐसे रहना चाहिए ना, इसको भी ऐसे रहना चाहिए ना। अब ऐसे रहेगा तो मेरा करंट एकदम इजीली पास होगा, लेकिन नहीं, बीच में मेरा आ जाता है अपोज, कोई रुकावट आ जाता है, तार कभी ऐसे हो जाता है, तो इससे मेरा जो करंट है वो धीरे धीरे जाने लगता है। तो इससे मेरा अपोज है, बस समझ गया। देखो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर that oppose the flow of electric current through it। मतलब जो मेरा करंट है इसके अंदर से जाता है, और देखो मेरा जो करंट है इसके अंदर से फ्लो होता है, जो डिस्टर्ब होता है उसको बोलते हैं अपोज, उसको ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिर से डेफिनेशन याद कर लो, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। इसके अंदर हमारे जो करंट फ्लो होता है उसको रोकने में मदद करता है, बस इतना ना, रोकने में मदद करता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे मेरा मान लो यहाँ पे तार आया, तो तार मेरा ऐसे ही जाएगा, कब तक जाएगा, ये तार को सीधा करने का मतलब कोई भी दूर अच्छे से करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। समझ गए भैया, समझ गए ना अच्छे से, समझ गए कि नहीं समझ गए तो एक बार थम्स अप करके दिखा दो। थम्स अप मतलब नहीं, अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहोगे भैया आप तो पढ़ाने लगे, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट कर दिए। थम्स अप मतलब कमेंट में कर दो भैया समझ आ गया, बस कमेंट में बस आप कह दो भैया समझ आ गया ना। अब हम लोग बात करेंगे, देखो मेरा रेजिस्टेंस हो गया पहला टॉपिक भैया डन। अब दूसरा टॉपिक है मेरा दूसरा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मतलब जो मेरा रेजिस्टेंस हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम ये सब हो रहा है, ये कैसे हो रहा है इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ये देखो मैंने लिखा है ना, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब भाई मैं फिर से करना चाहता हूँ, और कहोगे भैया वीडियो आप इतना लॉन्ग बनाते हो, भाई मेरा वीडियो लॉन्ग रहेगा ही रहेगा भाई। लेक्चर नंबर 1 2 3 में ले रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा ना, हाँ भैया लगेगा।
तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो यार, लेकिन अगर आप और अच्छे से मेरा वीडियो को मजा लेना चाहते हैं तो 1.5x पे रख के मेरा वीडियो देखो, एकदम अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को ना। तो यहाँ से आते हैं, अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मतलब ये जो मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे हो रहा है उसका कुछ कैसे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसी बारे में जानेंगे। ठीक है ठीक है। तो पहला हमारा है लेंथ द कंडक्टर। जैसे मान लो मेरा तार है, यहाँ से यहाँ मेरा बैटरी है और मेरा बल्ब है 2 किलोमीटर और मेरा तार यहाँ पे है, तो तार से 2 किलोमीटर जाएगा तो भाई कुछ तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दूर, इतना दूर तार है, कैसे क्या जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, लॉन्ग वायर, मतलब लॉन्ग कंडक्टर है। लेंथ मतलब दूर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर मेरा वायर है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। लेंथ द कंडक्टर मतलब मेरा जो लेंथ, दूर का ऑब्जेक्ट है, दूर का चीज है, दूर करंट जा रहा है, तो उससे मेरा प्रॉब्लम आ जा सकता है रेजिस्टेंस में ना। मतलब मेरा 10 वाट का जा रहा है करेंट और 2 किलोमीटर वहाँ पे लाइट बढ़ रहा है, कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो इतना ज़्यादा तार है, तो थोड़ा सा इसके अंदर जो वाट है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मान लो 10 वाट का तो मैंने भेजा, लेकिन वहाँ पे पहुँचेगा कम से कम तुम्हारे 7 वाट का, थोड़ा सा कम हो जाता है। ये पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे मेरा लेंथ प्रॉब्लम हो रहा है ना। अब बात करते हैं दूसरा है मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जैसे कुछ तार होता है जो पतला होता है, कुछ तार मोटा रहता है। जो जितना मोटा तार रहेगा उतना अच्छा हमारा करंट पास करेगा, जितना पतला तार रहेगा उतना थोड़ा सा कम करंट पास करेगा। तो 1 2 3 हो गया। अब तीसरा में क्या है, नेचर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब कुछ ऐसा चीजें होता है जिससे हमारा खुद से ही होता है, मतलब खुद से रेजिस्टेंस होता है ना। अब जैसे कि हाँ देखो, मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ, फोटो क्या मतलब समझाना चाहता हूँ, देख लो। अब देखो भाई, मेरा अभी 11 मिनट का वीडियो बना है। अरे यार, जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो मेरा एक सेकेंड, मैं वीडियो जब बना रहा था तो और इस समय कितना है, इस समय 18 तो मैं, अरे यार देखो, तुम मैं बताओ, जब मैं इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करता हूँ ना, पहले मैं इसे देख लेता हूँ कितना एमबी का मेरा बन रहा है वीडियो। सोचो बस, अगर जितने लोग पढ़ना चाहते हैं बस 20 सेकेंड ऐसे स्किप कर दो ना। तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके ऐसे वीडियो देख रहा था, मैं सोचा 10 सेकेंड का बनाऊँ, देखूँ कितना एमबी लेता है। तो 10 सेकेंड का मेरा 97 एमबी ले लिया। मैंने कैलकुलेटर ऐसे अपने मन में कर रहा था, तो मेरा आया था 20 मिनट का, मेरा 10 से 12 जीबी ऐसे कुछ हो जाएगा। अभी मेरा 10 मिनट का हो गया, अभी बस मेरा 3 जीबी खत्म हुआ है। 3 जीबी का क्या बताऊं यार, ये मेरा दिमाग फेंक कर रहा है। चलो हटाओ। हाँ, अब कुछ चीजें मेरा होता है जो नेचर से हमारा जो रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि आपके घर पे, पहले आपके घर में वो वाला लाइट हुआ होगा जो यार 100 वाट का लाइट रहता है, जो येलो येलो हल्का सा बढ़ता है। इस समय तो हर जगह देखेंगे तो वाइट एलईडी लाइट आ जाएगा, जैसे वाइट, जैसे अभी देख रहे हैं मेरे ऊपर वाइट लाइट पड़ रहा है। लेकिन कुछ साल पहले तो इधर वो वाला लाइट था जो यार 100 वाट का था, जो येलो येलो हल्का सा बढ़ता था, जो बहुत तेज गर्म करता था। वो क्या था, वो मेरा मान लेते हैं वो था मेरा ऐसे ना। अब इसके बीच में मेरा ऐसे था, एक बीच में ऐसे तार था। इस तार को हम लोग बोलते हैं, तार का नाम याद कर लो, सॉरी मेरा तार का नाम याद कर लो, मतलब ये जो बीच में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं तार के नाम को निक रोम, या मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या दिखाई दे रहा है, निक रोम। तार का ऐसा नाम है, याद कर लो इसी। देखो कुछ तार ऐसा होता है ना जो बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि नेचर मटेरियल कंडक्टर, जैसे कि ये जो तार है ये बहुत, तुम्हें पता है जो तार रहता है क्यों पिघलता नहीं है। देखो
अभी मैंने कुछ सेकंड तक चुप रहा, देखिए आप कितना मेरे बगल में वो हो रहा है, मेढक चिल्ला रहा है ना। चलो देखो, ये जो हमारा तार है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है पता है? 3338 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है इसका। और लावा का मेल्टिंग पॉइंट है बस 2000। सोचो, लावा जो हमारे पृथ्वी के जो सबसे बीच में रहता है उसको बोलते हैं लावा। लावा हमारा 2000 डिग्री सेल्सियस है, और ये मेरा इसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 है। तो मतलब सोचो, ये लावा से भी पिघल नहीं सकता है। सोचो, तो ये सब कुछ ऐसा इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, मतलब कुछ ऐसा कनेक्टर होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। ये जो होता है ये हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब इससे आप चाहे जितना तेज लाइट पास करवा दो हो जाएगा, लेकिन ये कभी मेल्ट नहीं होगा। तो ये मेरा हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और जैसे कुछ सिल्वर है, अगर सिल्वर से अगर लाइट पास करेंगे तो वह तुरंत ही बेकार हो जाएगा, लाइट पास ही नहीं करेगा, क्योंकि ये सब बेकार होता है ना। आप मेरे ख्याल से आप लोग ये रेजिस्टेंस और फैक्टर इफेक्टिंग समझ गए भैया, एकदम अच्छे समझ गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ओम्स लॉ के बारे में। देखो, अब मैं बताने वाला हूँ, देखो आप लोगों को नहीं पता, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम्स लॉ। ओम्स जो ओम्स है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारा हो जाएगा ओम्स ना। अब बात करते हैं ओम्स के बारे में, फिर उसके बाद एक मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ओम्स के रिलेटेड, उसके बाद मेरा चैप्टर एकदम अच्छे से खत्म हो जाएगा। एकदम अच्छे से मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। तो पहले मैं इसको वीडियो थोड़ा पॉज करके लिखता हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है ना, अगर मैं सीधा ऐसा लिखता रहूँगा तो मेरे को 5 मिनट लग जाएगा लिखने में ही, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लिखता हूँ, फिर देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखता हूँ, उसके बाद समझा के क्लास को कर दूंगा ना। थोड़ा मैं वीडियो पॉज करता हूँ और इसको इरेज करके मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लिखता हूँ। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, तो अब आप लोग आ जाइए। देखो, मैं आप लोगों को एक सच बात बताऊं, जब मैं इस वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, पॉज मतलब रोकना, जब मैं वीडियो को रोकता हूँ ना, तो जब मैं लिखता हूँ तो वो ऐसा 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 सोचता रहता हूँ कि आगे मेरे जाके क्या होगा। फिर जब मैं सोचता रहता हूँ तो कुछ ऐसे यहाँ पे लिखता रहता हूँ। तो पहले मैं जैसा बोलता हूँ ना, उस वैसे जैसा मैं नहीं बोल पाता हूँ। क्यों? जब बोलता हूँ 5 मिनट जब मैं रुक जाता हूँ तो थोड़ा नाटक शांत हो जाता है, कहता चलो हो गया काम तुम्हारा। जिससे थोड़ा लो एनर्जी अब आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं तो अपना एनर्जी थोड़ा हाई करके चलता ही हूँ ना। हाँ हाँ, देखो तो भाई मैंने रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट कर दिया था, फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में कंप्लीट कर दिया था। अब मैं आप लोगों को ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा, और एक मैंने न्यूमेरिकल लेके आया है यही। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने क्लास को एंड कर देंगे, फिर आप जाके क्लास को सॉरी उसके बाद आप जाना घर पे मम्मी पापा के साथ एंजॉय करो। ओके ओके, तो पहले हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। देखो, ओम्स लॉ का डिफिनेशन क्या कहते हैं। देखो, ओम्स लॉ का साइन यही है, प्लीज याद कर लो भैया। अब चलो मैंने बताया, जैसे देखो ये किसका साइन है बोल दो। सॉरी, ऐसा ऐसा, आप लोगों को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ना, ये वाला, फिर ऐसे, ए मम्मी मर के मिला थी। अब जैसे ये वाला फोटो दिख रहा है, किसका साइन है भाई? ये सब लड़के का साइन है, ठीक है, लड़का का साइन है। ऐसे ये भी एक ओम्स लॉ का साइन है। प्लीज कोई कहीं अगर लिखा रहेगा ये वाला साइन, तो आप समझ जाना कि ये साइन जो है ओम्स लॉ का साइन है। ओके ओके, तो ओम्स लॉ का डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन सीधा आप याद करो। देखो, एट कांस्टेंट, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential different voltage cross it easily। देखो, ओम्स लॉ का डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, ये एक हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब एक हमारा कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है, मान लेते हैं। यार बहुत छोटी हो गया। देखिए आप लोगों को जब यहाँ पे मैंने शुरुआत में यहाँ पे जो कुछ कीड़ा ऐसा बैठा था, तो ऐसे यहाँ पे ऊपर मेरे एक आँख 5-6 ऐसे हैं, उधर ही आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। चलो क्लास के एंड में आपको अगर याद रहेगा तो दिखा दूंगा कीड़ा, नहीं तो चलो अभी आप कीड़ा ये सब देख लो। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितना कीड़ा ये सब है, देखिए दिख रहा है आप लोगों को। देखो देखो या ये सब देखो, ये सब देखो।
मैं पढ़ा रहा था कितना कीड़ा है वही बता रहा था। ऐसे नीचे भी आपको छप जा रहे हैं। चलो छोड़ो, चलो छोड़ के मतलब मैं ऐसे हटा देना चाहता हूँ, लेकिन अभी एक मरे नहीं हैं, मर सकते हैं लेकिन अब कोई नहीं मरेगा। अब कोई नहीं मरेगा, मैंने सारे कीड़ों की एकदम अच्छे से हटा दिया है ना। तो हाँ, तो देखो ये को मेरा क्या होता है, ओम्स लॉ का कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। जैसे कि टेम्परेचर मान लेते हैं, जैसे मेरे बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, वैसे ओम्स लॉ का हर स्टेट पे अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। स्टेट मतलब जैसे कि मान लो मैंने लाइट बार रहा हूँ तो लाइट मेरा अलग टेम्परेचर रहेगा, तो मैं कुछ कंप्यूटर चला रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा अलग टेम्परेचर रहेगा। तो मतलब हर जगह अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो समझ लेते हैं कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जैसे मैंने बताया ना, ये वाला, ये जो मेरा यहाँ पे लाइट है, ये यहाँ पे लाइट है, ये यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे मेरा बटन है ना। तो ये क्या है, मेरा कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब देखो फिक्स्ड मेरा है ना कि हाँ इतना ही में रहेगा। तो देखो इसके अंदर मेरा मान लो यहाँ से मेरा कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रहा है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंट वोल्टेज। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंट वोल्टेज क्या होता है, तो मैंने बताया था ये मतलब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है जिसमें मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है फ्लो करता है वायर के अंदर से, और ये क्या करता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंट को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। ये जो हमारा होता है ओम्स लॉ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज होता है ना। बस इतना समझो, समझ गए। अब मैं आप लोगों को प्लीज एक बात याद कर लीजिए, ओम्स लॉ का फॉर्मूला यही है, V इक्वल टू आई इंटू आर। V का मतलब होता है वोल्टेज, I का मतलब होता है करंट, और R का मतलब होता है ओम्स लॉ। ओम्स देखो V का मतलब होता है वोल्टेज, I का मतलब होता है करंट, R का मतलब होता है ओम्स। यही आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद करना है, V इक्वल टू आई इंटू आर। सब याद हो गया फार्मूला भैया? थोड़ा सा याद हो गया, पूरा याद करो यार, ओम्स लॉ का फार्मूला पूरा याद करो। V इक्वल टू आई इंटू आर। V आपका वोल्टेज है, जो आपका आई, V इक्वल टू आई जो है आपका करंट है, R है आपका ओम्स। ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ लोग कहेंगे भैया चश्मा आपने किस लिए खरीदा यार? मैं चश्मा भूल जाता हूँ पहनना, 1000 का चश्मा बनवाया हूँ, बट ये जो आपको इसका फ्रेमिंग जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो आपको फ्रेमिंग दिख रहा है ना, फ्रेमिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बूढ़ा जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। बस सब लोग कहते हैं भाई तू बूढ़ा जैसा लग रहा है, लगने दो यार, अब खरीद लिया तो काम चलाऊंगा ही चलाऊंगा, कुछ पूजा इसका ना। हाँ तो देखो मैंने बताया ओम्स लॉ का फार्मूला यही है, V इक्वल टू आई इंटू आर। जो V होता है वोल्टेज होता है, I होता है मेरा करंट होता है, R जो होता है ओम्स होता है ना। अब मेरा ये भी ओम्स लॉ भी कंप्लीट हो गया भैया, कंप्लीट हो गया। हाँ अब मेरा लास्ट टॉपिक बचा है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब होता है क्वेश्चन यार, क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे मान लो मेरा आपका मान लो इलेक्ट्रिसिटी से मान लो मेरा 10 क्वेश्चन बना है, उसमें से मेरा 9 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा, MCQ ये सब रहेगा। बस आपका उसमें 2 क्वेश्चन मान लीजिए, 2 क्वेश्चन आपका कोई टॉपिक पूछ लेगा कि व्हाट इज ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ये सब क्वेश्चन में पूछेगा। तो मतलब आपका जो बोर्ड एग्जाम है जितना भी बोर्ड में आएगा उसमें से फिजिक्स का बस आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा और सारा आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, ये सब भी तो आएगा लेकिन याद कर लेना, इसलिए मैं न्यूमेरिकल की भी साथ में एकदम न्यूमेरिकल भी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो मेरा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो अ रेजिस्टेंस हैज देखो अ रेजिस्टेंस ऑफ 5, इसको क्या बोलते हैं 5 ओम्स। देखो एक मेरा रेजिस्टेंस होता है जिसका जो करंट है, मान लीजिए जो जिसका ओम्स है वो 5 ओम्स है, समझ गए। एक मेरा रेजिस्टेंस है जिसका ओम्स है 5 ओम्स है, 5 ओम्स है ना। एंड अ करेंट यहाँ पे है, सॉरी मैं बहुत यहाँ पे 2 रहेगा देखो, और एंड अ करेंट 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। देखो मान लो कि मेरा है वायर, एकदम अच्छे से समझना, मैं कहाँ लिखूँ, हाँ एक मेरा है वायर ऐसा, ये मेरा रेजिस्टेंस है, मान लीजिए रेजिस्टेंस मतलब जिससे मेरा लाइन फ्लो कर रहा है ना, और रेजिस्टेंस मेरा कितना है 5 ओम्स का है, ये 5 ओम्स का है, मान लेते हैं 5 ओम्स का मिला है ये ना।
और ये जो मेरा इसमें जो करंट है ये 2 एम्पियर से मेरा फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर से फ्लो कर रहा है। 2 एम्पियर मतलब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था फिर से, जो एम्पियर होता है, फिर से बताना चाहता हूँ, जो आपके यहाँ पे कहाँ गया, अरे भूल जा रहा हूँ कहाँ मेरा गया एम्पियर। हाँ सॉरी, हाँ देखो अब मैंने जो एम्पियर है ये 2 से मतलब 2 के स्पीड में से मान लो 2 से जा रहा है ना, 2 एम्पियर से फ्लो कर रहा है। अब मेरा यहाँ पे ओम्स क्या है, ओम्स ओम्स ओम्स, तो नीचे आपको दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ हाँ दिख रहा है। अब देखो ये जो मेरा ओम्स है, तो ओम्स क्या है, सॉरी यही बस मैं थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे से बनाने में। हाँ अब ये है, मान लेते हैं ये है मेरा क्या है, ये आपको दिख रहा है मेरा ओम्स है, ओम्स कितना है 5 ना। अब इसमें मेरा 2 एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर। आपने पढ़ा होगा ये, मतलब जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने ऐसा यूनिट बताया था, कॉलम में सब बताया था, तो उसमें कुछ समय बाद मैंने उसमें करंट के बारे में बताया था। तो करंट को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं, करंट को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 1 देख के आते, लेक्चर नंबर 2 देख के आते तो पता ही रहता है, जब नहीं देख के आ रहे तो क्या पता, छोड़ो हटाओ। अरे भाई हटो मत, क्यों यार, क्यों हटोगे आप लोग, इतना डिटेल में मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो हटने ही लेकर आ रहा हूँ, नहीं ना। इधर देखो, हाँ अब देखो आप लोगों को नहीं पता करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। अब जैसे कि आपके पापा का नाम है मान लीजिए राम और आपका नाम है श्याम, मान लेते हैं आपके पिताजी का नाम है राम, आपका नाम है श्याम, तो मैं आपको कह सकता हूँ ना, आपको मैं जैसे आपका नाम है श्याम तो मैं श्याम कह सकता हूँ आपको, मतलब आपको मैं राम भी कह सकता हूँ, क्योंकि आप अपने पिता के बाप, मतलब आप अपने पिता के बेटे हैं, तो मैं आपको राम भी कह सकता हूँ। तो ऐसे ये भी है, जो मेरा करंट है, करंट का ऐसा यूनिट मेरा एम्पियर होता है, तो मैं एम्पियर को भी करंट कह सकता हूँ ना। तो मेरा एम्पियर कितना है, एम्पियर मतलब करंट, करंट मतलब क्या है, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना है 2, तो मान लेते हैं आई का वैल्यू कितना है 2। और ये जो ओम्स लॉ, ओम्स मतलब ये ओम्स, ओम्स का मतलब आर के इक्वल टू, आर इक्वल टू 5 है, आर इक्वल टू 5, क्योंकि ओम्स लॉ, आर का मतलब होता है ओम्स, ओम्स का साइन ऐसा होता है, तो मतलब ओम्स का मतलब होता है आर, आर का वैल्यू 5 है। अब बात करते हैं करंट, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, एम्पियर ए फॉर एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर, तो आई, आई मतलब एम्पियर, तो आई का वैल्यू 2 दिया है ना। तो अब मेरे को इसमें क्या बताना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट को हम लोग और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, वोल्टेज जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंट ब्रैकेट में लिखा है वोल्टेज। तो हमें इसमें वोल्टेज फाइंड करना है ना, तो आपको थोड़ा सा और नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ऊपर होता था। अब यहाँ पे मेरा को फार्मूला है, जो मैंने अभी फार्मूला याद दिलवाया था ओम्स लॉ का, V इक्वल टू, मेरा ये ओम्स लॉ का फार्मूला है, याद कर लो ना। तो मेरा क्या है, V को ऐसे छोड़ने दो, क्योंकि हमें वोल्टेज फाइंड करना है, वोल्टेज को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे देखो फिर से कितने बना गया, देखो अब यहाँ से मेरा कोई V का वैल्यू फाइंड करना है, V मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो V को छोड़ दो। अब यहाँ पे I का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 इंटू R का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 इंटू 2, या तो 2 इंटू 5 करेंगे, या तो 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा। तो मेरा यहाँ पे 10 वोल्ट का मेरा करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो ये है मेरा न्यूमेरिकल का आंसर सॉल्व हो गया। तो अब मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। हाँ तो मैं क्लास एंड करने से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ भाई यार, देखो मैं पढ़ाने का एकदम अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ, तब भी अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं क्या बोलूँ। मैं कहता हूँ आप डाउट मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर दूंगा, बट कुछ लोग ऐसा डाउट पूछते हैं कि बस उसका मैं आंसर दे देता हूँ। अगर आपको सच में डाउट है उसका, तो आप ऐसे कमेंट कीजिए, जैसे कि कुछ भी आपको डाउट है कि भैया ये वाला टॉपिक नहीं समझ आएगा, फिर मैं कमेंट करूँगा। अगर आप उसमें ऐसा कमेंट कर देंगे, तब भैया मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ आया, ये वाला टॉपिक मतलब किसी भी टॉपिक का नाम दे सकते हो, चाहे
साइंस का चाहे जिस भी चैप्टर से रहे, बट मैं जितना पढ़ाया हूँगा उतना ही। जैसे कि मैं मान लो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी ना, मान लो कल से मान लो मैंने बायोलॉजी का मान लो मैंने कल मेटल एंड मान लो कल मैं दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया, चौथा चैप्टर ना, चौथा चैप्टर मान लो स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप उसमें से मेरे से बायो का चौथा चैप्टर पूछोगे ह्यूमैनिटी, तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले अभी मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ, तो क्यों बताऊँ आप लोगों को। मैं जो पढ़ाया हूँ उसके अंदर से पूछिए। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका, अगर आप ऐसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा ऐसे ही। अगर आपको सच में डाउट है तो आप ऐसे कीजिए, भैया मेरे को ये वाला टॉपिक में डाउट है, मुझे नहीं समझ आया है आपने जो पढ़ाया, प्लीज़ एक वीडियो आप इसके रिलेटेड बना दीजिए। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, भैया मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ आया, प्लीज़ लिखना वरना मत लिखना, ऐसे कहना है, भैया मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ आया तो आप वीडियो बना के मेरे को समझाइए। तो वीडियो को मैं 10 या 15 मिनट का बना के आपको समझा दूंगा एकदम अच्छे से। ओके। तो हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ भाई, फिजिक्स यार, फिजिक्स जैसा मैथ है तो समझो। जैसे मान लो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हो गया v = I/r। ये मतलब ये जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, बस समझ गया। और जैसे कि मान लो मैंने जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके थोड़ा हट के है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि भैया यही क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। जैसे मान लो आप मेरे से क्वेश्चन करते हो, तो मैंने बता दिया आपको 2 + 5 = 7 होगा, आपने यही रख लिया। अब एग्जाम में जाओगे कहोगे कि भैया यही वाला क्वेश्चन आएगा। भाई मान लो यही वाला क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन सेम टू सेम ऐसा ही नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर 5 + 2 कर दूंगा तब भी 7 आ जाएगा, या तो मैं कर दूंगा 5 + 2 + 2 - 2 = 7 आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे भी कर दूं 3 + 4 = 7, यहाँ पे 0 + 7 = 7। मतलब 7 जो है मेरा चाहे जैसे भी आ सकता है, बट मैंने आपको ये पढ़ा दिया, तो आपको समझने में आना चाहिए कि यहाँ पे 7 कैसे आया। अब चाहे 7 को चाहे मैं जैसे भी करूँ 7 आना ही चाहिए बस। चाहे अगर मैं ऐसे भी लिखूँ तब भी 7 आएगा, ऐसे भी लिखूँ तब भी 7 आएगा, ऐसे भी लिखूँ तब भी 7 आएगा। 7 मेरा आना ही आना है। इससे पहले आप ये कैसे हुए अब ये समझ लीजिए ना। हाँ, तो यही है, फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, अब तो पढ़िए अच्छी बात है। अगर तब भी नहीं समझ, अगर आपको आ रहा है तब वीडियो में कहीं मैं वीडियो बना के तभी आपको एकदम अच्छे से बताऊँगा। तो आप प्लीज़ मैं ये सब कहने का मतलब है कि आप ये सवाल कैसे हो रहा है ये समझने का प्रयास करो। आप ये सोचो मत कि यही आंसर आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम यही आएगा ही नहीं आएगा ना। अब इसमें से भाई कुछ लोग का बहुत बेसिक भी होगा कि क्योंकि भैया यहाँ पे 7 कैसे आया है। भाई जितने लोग को स्किप करना है स्किप कर लो, बस 10 सेकंड का टाइम और लगा के बताऊँगा। देखो इसको कैसे ऐड करते हैं। देखो 5 + 2 7, 7 + 2 9 है। अब 9 यहाँ पे लिख दीजिए, अब सब भुला जाइए, यहाँ पे हो जाएगा 9। अब 9 - 2 7, बस 7 हो जाएगा। ये सब ट्रिक है यार लिखने का, तभी आपका 7 आ रहा है। तो ये सब ट्रिक है, मतलब छोड़ो सब रहो। तो ये सब मैंने आज अपने इलेक्ट्रिसिटी को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर दिया है फुल डिटेल में। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय 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 दोस्तों, बाय।